हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीप अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माई वीज़ा ओवरसीज। तो आज का जो सेशन है वो हिंदी में होने जा रहा है। तो पहले तो सबका स्वागत है, वेलकम है कि आप मेरे साथ एवरी फ्राइडे आप मेरे साथ होते हैं 5 to 5:30। और आज का जो टॉपिक था, आज जो मैंने आपको बताया था कि आज जो हम शुरू करेंगे वो एक इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स के लिए भी एंड जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है उनके लिए भी, या जिनके बच्चों ने बाहर जाना है। इवन पेरेंट्स को जो ये सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरे साथ रहिए अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के लिए एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत बढ़िया हो। सो मैं एक बार फिर आपके साथ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो सेशन है ये हम हिंदी में करने जा रहे हैं, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 4 months हमने पंजाबी में सेशन किए। पंजाब वाले तो खुश थे, बाकी जो आउट ऑफ स्टेट्स थे उनके मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आई या मैसेज आई। इवन फेसबुक पे भी उन्होंने मुझे यही कमेंट किया कि आप हिंदी में भी जो बात है वो बताइए, ताकि आउट ऑफ स्टेट्स जो दिल्ली के हैं या इवन एमपी या यूपी कैटेगरी के, उधर गुजरात के तरफ जो लोग रहते हैं उनको भी समझ आए। तो अब से जो सेशन होंगे वो सारे हिंदी में होंगे। सो कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व हो। यदि आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज आपकी फॉर एग्जांपल सॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि 30 मिनट्स का टाइमिंग्स होता है, तो यू कैन कॉल मी ऑन अ लेटर स्टेज ऑल्सो। आप मुझे बाद में भी कॉल कर सकते हैं। 9815873700 कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, घुमार मंडी पर्ल पैलेस से हम ऑपरेट कर रहे हैं। सेकेंड ऑफिस हमने रिसेंटली ओपन किया है लास्ट मंथ श्री गंगानगर में। वहां पर भी हमारी एक्सपर्टीज जो टीम है वो होती है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और मैं बार बार यही बोलता हूं कि यूट्यूब चैनल हमारा जो माई वीज़ा ओवरसीज का है, इस पे आप जाइए और अप्रॉक्सीमेटली 80 वीडियोस हैं। जिन की भी कोई भी क्वेरीज है, फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि कनाडा कैसे जाना है, ऑस्ट्रेलिया कैसे जाना है, न्यूजीलैंड कैसे जाना है। वैसे तो मैंने जो पिछले जो सेशन किए हैं पंजाबी में लास्ट 4 months में 4 दिसंबर 2020 से लेकर अब तक, जो लास्ट वीक तक मैंने सेशन किए हैं, वैसे तो उनमें सब कुछ ही उन सीरीज में मैंने सब कुछ कवर किया है। पर कई बार होता है कि 30 मिनट्स थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड बन जाता है, लोग जुड़ नहीं पाते, या बाद में भी स्मॉल क्लिप्स देखना चाहते हैं। तो वो मैं वैसे अपने स्टेटस पे डालता रहता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। आज के सेशन में सब कुछ मैं समराइज करूंगा जो फ्रॉम द लास्ट 4 months हमने जिन भी कंट्रीज के बारे में बात की है वो मैं समराइज करने जा रहा हूं। तो चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, सिंगापुर, साइप्रस, इटली, जितनी भी हमने कंट्रीज की हैं, चाहे उनके विजिटर वीजा किए हैं, चाहे हमने स्टडी वीजाज किए हैं, कुछ उनके बारे में बताऊंगा। और फाइल लगाते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये बताऊंगा। कैसी कौन सी कंट्रीज आपने चूज करनी है, कौन से कोर्सेज चूज करने हैं, और कितना बजट होना चाहिए, एंड जो पढ़ने के बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा, पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जो 9th of April का जो फ्राइडे आने वाला है, नेक्स्ट वीक हम केस स्टडी लेने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे काफी स्टूडेंट्स एंड मेरे फ्रेंड्स और इवन इमिग्रेशन जो कंसल्टेंट आइल्स के जो काउंसलर हैं उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि हम केस स्टडी करें। केस स्टडी से क्या होता है कि कई बार वो चीज आपके साथ कोरिलेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी ने 10th किया, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा किया, फिर 2-3 साल गैप हो गया। अब उनको कौन सी कंट्री चाहिए, कितना बजट है, कितने आइल्स बैंड है, कैसे जाएंगे, वो चीजें कई बार आपके साथ कोरिलेट हो जाती है। तो फिर आपको उन बातों से आपका जवाब भी मिल जाता है। सो कहने का मतलब ये कि आज का तो सेशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट 9th of April नेक्स्ट फ्राइडे से जो हम केस स्टडी लेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकली मालूम हो कि कौन सी कंट्री में कौन सा कोर्स लेके जाना और हमारा बजट कितना होना चाहिए। तो ये हम 4-4, 5-5 केस स्टडी लेंगे जिनको हम 5-5 मिनट में कवर करेंगे
और जो मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं कि वो लाइव में भी क्वेश्चन मुझे भेजें लिख के, तो उनका भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दूं। क्या जैसे मैंने बताया कि माई वीजा ओवरसीज का यूट्यूब चैनल है और वहां पर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस हैं वो देख लें, ताकि उससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। मुझे कई बार फोन आता है कि सर XYZ कंट्री का स्टडी वीजा कैसे लगता है या उसका कोर्स का कैसे देखे, तो मैं उनको ये एक ही बात बोलता हूँ कि माई वीजा ओवरसीज का यूट्यूब चैनल है, उस पर एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ यदि आप काम करना चाहते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही हमारे साथ काम कर सकते हैं या जिनका आयल सेंटर है वही काम कर सकते हैं। हमारे साथ कोई भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, अब उसको मालूम है कि उनके पास +2 के स्टूडेंट है और उन्होंने आगे अब्रॉड स्टडी जानी। देखो खैर सभी तो नहीं जा पाते, अब बजट नो डाउट कि काफी हो जाता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए। जो फैमिली के जिन स्टूडेंट्स ने बाहर जाना होता है तो मालूम होता है टीचर को या प्रिंसिपल को कि कौन कौन से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर इंटरेस्टेड है, तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए हमने करियर काउंसलिंग की कोई फीस नहीं लेनी, हमने उनके पास जाके बोलने की कोई फीस नहीं लेनी, हमारी कोई फीस नहीं है। हमने आपको समझाना है, आपका वीजा अप्लाई करना है और हमारी कोशिश मैक्सिमम होती है कि आपका वीजा लगे, क्योंकि वीजा कोई कंसल्टेंट नहीं लगाता, वो आपकी प्रोफाइल नहीं लगाना है। हमें मालूम पड़ जाता है कि आपकी जो प्रोफाइल है कितनी स्ट्रांग है, कितने उसके चांसेस है वीजा लगने के, तो हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 5.5 बैंड है, कनाडा के लिए जाना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है आपकी नॉन एसडीएस में फाइल लगेगी, चांसेस 50-50 होते हैं। अब उसके सपोज मार्क्स अच्छे हैं, +2 में उसके मार्क्स ही 80% है, तो क्यों नहीं वीजा लगेगा। पर हम अपने मुंह से नहीं बोलते, क्योंकि देखिए सोल डिस्क्रिप्शन तो एम्बेसी नहीं करना। हम यहां पर बोल जाएं कि हम तो ये आपका वीजा लगवा के देंगे जी, हमने आपका वीजा अप्लाई करना है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यही वर्ड बोलता हूं कि 2 लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो कहते हैं कि वीजा आपका लगवा के देंगे, या तो वो गॉड होते हैं तो या फ्रॉड होते हैं। हम ना तो गॉड है तो ना ही फ्रॉड है। सो कहने का मतलब कि हम किसी को कोई गारंटी नहीं देते कि हम आपका वीजा लगवा के देंगे। हाँ, अच्छी तरह से आपकी जो फाइल है प्रेजेंट करेंगे एम्बेसी में, तो हमें भी तभी फायदा, हमें भी पैसे, आपकी जो पैसा है वो तभी मिलेगा यदि हम वीजा लगवा के देते हैं। सो कोशिश हर कंसल्टेंट की होती है, ये नहीं मेरी जो कोशिश होती है, माई वीजा की कोशिश तो होती है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंसल्टेंट्स हैं सभी की यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट का वीजा लगवाएं, वो बाहर जाए, उसके बाद रेफरेंस आए, तो उनका जो बिजनेस है वो रन हो। तो कोई भी पर्सन जो किसी भी सेक्टर के साथ रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जैसे आप स्कूल में आप पढ़ाते हो +2 को, या कॉलेज में पढ़ा रहे हो, या प्रिंसिपल हो किसी स्कूल के, तो आप हमें रेफरेंस दे सकते हैं। देखिए आपके पास टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि आप मान लीजिए अब तो खैर कोविड के कारण स्कूल्स कॉलेजेस बंद है। भगवान करे कि आगे आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाए। जब कॉलेजेस स्कूल्स खुलते हैं तो आप हमें जस्ट रेफरेंस दे सकते हैं कि सर ये XYZ नेम है, ये फोन नंबर है, आप इनको प्लीज बताइए, अच्छी काउंसलिंग करिए, इनको गाइड करिए। हाँ, वीजा आपसे अप्लाई करें ना करें वो उनकी मर्जी है। हम भी नहीं कभी कहते कि आप हमसे काउंसलिंग ले रहे तो हमसे वीजा अप्लाई करो, आप कहीं से वीजा अप्लाई करो। एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं कि आपका वीजा लगे, वो माई वीजा के थ्रू लग जाए, किसी के थ्रू लग जाए, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। बात तो ये होती है कि सही गाइडेंस आपको मिले। तो आप स्कूल में काम करते हैं, आप मान लीजिए किराने का काम भी करते हैं, कहीं आप किराने काम करते हैं और आपके पास आपको लगता है कि कोई लोग आपके पास आते हैं किराने का सामान लेने के लिए, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं कि आपका जो, वैसे तो आमतौर पे क्या होता है कि किराने का जो सामान है वही लोग एक ही दुकान से लेते हैं मैक्सिमम, जो 90% लोग हैं वो दुकान बहुत कम चेंज करते हैं। तो आपको मालूम होता है, इवन कई तो आपके फैमिली मेंबर बन जाते हैं, तो उनकी जो फैमिली के बारे में आपको सारा मालूम होता है। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि ऐसे माई वीजा कंपनी है, गुमार मंडी में कंपनी है, तो आप वहां पर जाके पर्ल पैलेस में जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, एक बार मुझे फोन कर लीजिए आने से पहले, या जिनको आप कहते हैं उनका नंबर शेयर कर दो, हमारा नंबर शेयर कर दो, एक बार बात हो जाए, ऑफिस में आए, बैठिए, बात करिए। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम आपको प्रॉपर काउंसलिंग दें, आपकी प्रोफाइल चेक करके आपको बता दें कि आपका वीजा लगेगा नहीं लगेगा, क्या आपकी इसमें कमियां हैं, क्या डेफिशिएंसी, व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो आपने वो सारा देखने के बाद आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई और काम करते हैं, आप कोई ड्राइंग टीचर है, आप
कहीं पर भी डांस टीचर है, कहीं पर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको लगता है कि मैं तो इमिग्रेशन का मुझे आई भी नहीं मालूम, इमिग्रेशन और माइग्रेशन में क्या फर्क है ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे काम कर सकता हूं। तो जस्ट आपने एक फोन करना है, रेफरेंस देना है कि सर ये जो पर्सन है ये जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं और आप इनको गाइड करिए। तो हम आपको अपनी अर्निंग का जो भी हम उससे कमाएंगे तो 70% हम आपको दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि 70%, देखिए 70% देते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता, बट उनको देते हैं जो कंसल्टेंट होते हैं या जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, जो आईएलटीएस सेंटर का चलाने का काम करते हैं, उनको 70% देते हैं। जो इस बिजनेस में होते हैं उनको मिलता है। मैं तो सभी को दे रहा हूं। माई वीजा की टीम तो कह रही है कि कोई भी आ जाए, रेफरेंस दो, वीजा लग गया, 70% हमारा ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें 30% आ गया, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मेहनत आपने की है, आपने उस पर्सन को हमारी गारंटी दी है, हमारे बारे में बताया। अच्छा बताएंगे तभी आएगा, बुरा बताने से तो कोई आएगा नहीं है। तो पहले आप भी खुद मिल लीजिए, यदि आपको लगता है कि आप हमसे मिलना चाहते हैं, ऑफिस आइए, बैठिए, चाय पानी पीजिए, और उसके बाद यदि आपका मन करता है तो रेफरेंस दीजिए। तो एक तो ये बात होगी कि आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना आप जो काम कर रहे हैं, अब एक काम से तो घर चलता नहीं है, तो क्यों ना आप इसको भी एज ए सेकेंडरी वर्क लेके, आपको इंटूइट नहीं होना। आपको ये नहीं कि आपने मेरे पास आके सुबह 10 बजे आ गए और शाम को 4 बजे ट्रेनिंग ले रहे हो। ट्रेनिंग लेनी तब भी ठीक है, ट्रेनिंग लोगे तो आपका बेनिफिट होगा, आप अच्छी तरह से गाइड कर पाओगे। अपने करियर बनाना है इसको, तो यू टेक ट्रेनिंग, अदरवाइज हमें कोई सी दिक्कत नहीं है। हम फोन पे भी बता सकते हैं कि आपका ये वीजा लगेगा नहीं लगेगा, राइट। चलिए, तो ये तो बात होगी कि आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। सेकंड, हमारी जो मेन बात आपसे ये कहने की होती है कि जो लोग हमसे करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, ऑफिस में आए, हम चाय पानी भी साथ में पियेंगे और आधा घंटा बात भी करेंगे, और बिल्कुल दिल से, जैसे आप मेरे परिवार के मेंबर होते हो, वैसे समझाएंगे कि आपका ये वीजा के कितने चांस है। जो आज मैं अगले 10-15 मिनट में बात करने वाला हूं, उसमें मैंने यही बताना है कि कौन सी कंट्री, कितना बजट, कितने आयल्स के बैंड, कौन सी रेलेवेंसी और कैसे वीजा लगता है, और वहां पर जाके जो दिक्कतें आएंगी आपको। पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय माई वीजा, तो वो भी हम देंगे। वहां पर आपको सिम की प्रॉब्लम आती है, आपका सिम कार्ड है वो प्रॉब्लम आती है, आपको पिकअप कराना वहां से उसकी प्रॉब्लम आती है, आपको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आती है, आपका वहां पर कोई बैंकिंग का खुलवाना है, आपका रेजिडेंसी की प्रॉब्लम आती है, तो हर चीज सॉल्व करेंगे आपकी। उसके बाद आपने कोर्स चेंज करना है, उसके साथ खड़े हैं आपके साथ। कोई कॉलेज चेंज कराना है, वैसे तो कॉलेज कोर्स मत चेंज करिए, हम कभी किसी को ये राय नहीं देते कि आप कोर्स या कॉलेज चेंज करिए। करना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। अच्छा, उसके बाद सपोज आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर आपने आगे पीआर लेनी है, उसके लिए भी फाइलिंग हम करवा सकते हैं। हमारा एचवी ग्लोबल इमिग्रेशन लिमिटेड, जो कैलगरी में हम ऑथराइज एजेंसी हैं, उनके थ्रू सारा काम हो जाएगा आपका। तो कैलगरी में ऑफिस है, तो वहां से भी आप काम करवा सकते हैं, हम उसकी पूरी आपकी टेकिंग केयर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप माई वीजा के हाथ में जब आते हैं तो यू आर कंप्लीटली सिक्योर, सेफ रहते हैं। हम किसी को एक्सप्लॉइट तो करना नहीं है। हमने देखिए ना, हमने तो वीजा लगने से पहले कोई पैसे लेने नहीं आपके। जब वीजा लग जाए तो हमने हमारी जो फीस है, जो गवर्नमेंट ने कही हुई है, हम उतनी नॉमिनल सी फीस लेते हैं। और जो हमारे साथ कंसल्टेंट जुड़े होते हैं, हम उनसे भी नहीं लेता पैसा, हमने उनसे पैसा लेना ही नहीं है। जो भी कंसल्टेंट, जो भी एसोसिएट हमारे साथ काम करेंगे, हम उनसे पैसा लेंगे ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हमारे साथ काम करें तो वी डू नॉट चार्ज फ्रॉम एनी कंसल्टेंट, राइट। चलिए, तो बात शुरू करते हैं, क्योंकि बातें करते करते 15-20 मिनट बीत गए। तो अगले 15 मिनट में हम बात करेंगे कि कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए, अब उसने जाना है कनाडा। अब उसको फीस कितनी चाहिए, तो मतलब उसका बजट क्या चाहिए, आइल्स में कितने बैंड चाहिए, क्या कोर्स है, और किन कोर्सेज को आगे वो ले ताकि वीजा के चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है या नहीं है, उसका कैसे पता कराएं। क्योंकि देखिए, जो तो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो गूगल पे सर्च करते हैं और इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, उनके लिए तो इजी है। कई स्टूडेंट्स को नहीं मालूम पड़ता, तो मैं जो बोलता हूं वो उनके लिए बोलता हूं जिनको कुछ नहीं मालूम। अब कई लोग मुझ पे ऐसे होंगे, यार कनाडा जाना हमें मालूम है, 6-7 लाख फीस है, 6 बैंड ही चाहिए, ऐसा है वैसा है, वो तो मालूम ही है, क्या सर बोल रहे हैं आप। पर मेरा जो बोलना है, मैं जो लाइव होता हूं सिर्फ उनके लिए लाइव होता हूं
जिन्होंने करियर शुरू करना है, जिनको इमिग्रेशन और माइग्रेशन में फर्क नहीं मालूम, तो मेरी जो बात होती है वो उन तक पहुंचे, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो क्या, क्योंकि मैं जीरो से शुरू करने वाला बंदा हूं, मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूंगा फ्रॉम बिगिनिंग कि ए से लेकर जेड तक हमने जाना है और धीरे धीरे चलेंगे। ये हमें कोई इतनी जल्दी तो है नहीं कि हमने सारा आज ही कंप्लीट कर लेना। आप मानिए कि नेक्स्ट 9 अप्रैल से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रोफाइल पर वीजा के चांसेस कितने हैं। चाहे आपने स्टडी वीजा पे जाना, चाहे आपने टूरिस्ट वीजा पे जाना, चाहे आपने विजिटर वीजा पे जाना। परमानेंट रेजिडेंसी की हम गाइडेंस नहीं देते, वर्क परमिट की हम गाइडेंस नहीं देते, बट क्योंकि नॉलेज है इसलिए हम आपको ये बता सकते हैं कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपके साथ ना हो, किसी के पास आप ल्योर ना हो जाए। कोई आपको ये कहे कि सर आपके 4 बैंड है, 4.5 बैंड है, चलिए आपका कनाडा की रेजिडेंसी लगा देते हैं, तो हम आपको एजुकेट कर देंगे। हम चाहे आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल नहीं लगाएंगे, हम आपकी वर्क परमिट की फाइल नहीं लगाएंगे, बट बताएंगे जरूर आपको। अब इसको इन द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग मत समझना कि सर काउंसलिंग शुरू कर दी पीआर की या वर्क परमिट की, वो मेरा कोई भी मतलब नहीं होता। सिर्फ ये बताना होता है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, आपके साथ कोई ठगी ना आ जाए, तो बस ये चीज बताने वाली होती है। क्या, अब हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट जब आता है तो वो कहता है सर हमें बाहर भेज दीजिए। अब बाहर भेज दीजिए तो कई कंट्रीज है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएस है, यूके है। कई कंट्रीज में इंटरव्यू होती है, नहीं होती है, बजट्स अलग अलग हैं और आईएलटीएस की स्कोरिंग अलग अलग है, कहीं पर पीटी चलता है, टोफल चलता है। तो ये सारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हमारे माइंड में तो बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर होती है कि इतना पैसा है, ये बैंड है, एक कंट्री में जाएगा। अब स्टूडेंट को नहीं मालूम होता और वो फंस जाते हैं। अब क्वेश्चन कहता है सर मेरे 5 बैंड है जी, मतलब ओवरऑल 6 है, एक में 5 है या 2 मॉड्यूल्स में 5 है जी। अब मैं बताऊं कहां जाऊंगा, सर मैंने कनाडा जाना है, तो सर मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा जी। तो ये चीजें हम इसको प्रेफरेंस नहीं देते कि 5 बैंड आ गए और वो कहता सर जी आप 20 लाख रुपए ले लो जी, हम आपको पैसे 5 लाख पहले ले लो जी, 15 लाख बाद में ले लो जी, हमें कनाडा भेज दो। तो वी डू नॉट प्रेफर दोज पीपल कि वो ऐसे ही हमारे साथ शर्तें रखे। हमने शर्त अपनी रखनी है कि आपकी ये प्रोफाइल होगी, इस तरीके से आपका वीजा लगेगा। हमने आपकी कंडीशन से नहीं चलना, क्योंकि हमें अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज होती है और हमारा फर्ज बनता है। देखिए हम किसी डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कि इंजेक्शन ऐसे लगाओ या हमें ये टैबलेट दे दो, ये मेडिसिन दे दो। वो डॉक्टर को ज्यादा मालूम पड़ता है, उसने एमबीबीएस की होती है, उसने एमडी की होती है, उसने डीएम की होती है, उसको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। हम तो उसको ये कहते हैं कि सर मेरे आंख में प्रॉब्लम है या नाक में प्रॉब्लम है या मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको मेडिसिन देता है और उसका आराम भी आता है। अब हम डॉक्टर को गाइड करें कि डॉक्टर साहब वो पैरास्टामोल है, वो डोलो है, वो दे दो सर, वो बुखार के लिए बड़ी अच्छी होती है, वो दे दो। वो अब फीवर किस लेवल का है क्या मालूम। सो ऐसे ही हम एक प्रोफाइल को बीइंग ए डॉक्टर हम उसको चेक करते हैं, क्योंकि देखिए हम मीडिएटर हैं, आपके और एम्बेसी के बीच में हम काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी जो फाइल है, प्रोफाइल है, वो कहीं पर भी खराब हो। जब किसी की रिफ्यूजल लग के आती है ना, तो मन बड़ा खराब होता है। वो ऐसे होता है कि जैसे कोई खड़ा हुआ किसी कीचड़ के आगे और बस आई और उसको भिगो के चली गई। अब हो सकता है कि उसकी गलती ना हो सकता है कि कंसल्टेंट की गलती हो, बट कंसल्टेंट चूज करना भी तो एक बहुत बड़ी कला है ना। हम एक स्कूल चूज करने के लिए इतनी वेबसाइट्स देखते हैं, हम एक शर्ट को परचेज करने के लिए इतनी वेबसाइट देखते हैं कि ब्रांडेड हो, इतनी कॉस्टिंग हो। एक मोबाइल को लेने के लिए हम इतनी शॉप्स पे, मॉल्स पे जाते हैं, क्या कुछ नहीं देखते। बट जब हम एक कंसल्टेंट या एक कोर्स देखना होता है, कॉलेज देखना होता है, कंट्री देखनी होती है, फिर तो जी वो मेरी जो बुआ थी ना, उसकी बेटे की उसने फाइल लगाई थी, तो उससे जाएंगे। अब उसकी प्रोफाइल मान लीजिए 7 बैंड ईच की है, उसके पास पैसा था, उसकी प्रोफाइल इसके मुताबिक थी, उसका वीजा लग गया। आपके 5.5 एक मॉड्यूल में है, पैसा आपके पास कम है और मार्क्स आपके कम है, आप किसी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हमें मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि सर उसका वीजा लग गया तो मेरा तो लग ही जाएगा। तो मैं उनको यही कहता हूं कि क्या आपका एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट है, आपके जितने % मार्क्स है उसके हैं, जितना आपके पास पैसा उतना पैसा है उसके पास, जितने आपके आज के बैंड है उतने हैं। जब आपका डिफरेंस रहता है तो आप ये कैसे कहते हैं कि वो मेरे साथ +2 में पढ़ता था और सर उसका वीजा लग गया, मेरा भी लग जाए। तो ऐसा नहीं होता। हमें अकॉर्डिंग टू, देखिए ये भी वही मैं बात आ गई कि मैं डॉक्टर्स के लेवल पे बात करते हैं
कि आपकी नब्ज को पहचानने की कला जो है वही एक अच्छा डॉक्टर बनाती है और वही एक अच्छा कंसल्टेंट बनाती है कि आपका प्रोफाइल को हमने कैसे चेक करना है। अब दुनिया में कई कंसल्टेंट है, पंजाब में आप मान लीजिए कि 15,000 से ऊपर कंसल्टेंट है, लुधियाना में अप्रॉक्सीमेटली 2,000 के करीब कंसल्टेंट है। अब कंसल्टेंट कम नहीं है, बट चूज कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि क्या उसको काम करने का नॉलेज है, क्या वो जो आपको बता रहा है उसको रेलेवेंसी ऑफ सब्जेक्ट मालूम है। अब कॉमर्स का स्टूडेंट है मान लीजिए, अब उसको वो दे रहा है कलरी मैनेजमेंट दे रहा है या उसको अर्ली चाइल्ड एजुकेशन दे रहा है। कई मेरे पास ऐसे केस आते हैं, बहुत दुख लगता है कि जब कोई एक मेडिकल के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ये बहुत भयानक बात होती है। देखिए आपको शायद पता नहीं समझ आ रही नहीं आ रही, बट जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो, उसको मालूम ही नहीं है कि सर, वो कहता है कि मेरे लिए सर भगवान है जी, मेरे लिए कंसल्टेंट भगवान है जी। अब वो कहता भैया इतने पैसे जमा करा दो, ये आपको कोर्स देंगे, तो वो कहता ठीक है सर। अब देखते नहीं है, एसओपी भी कंसल्टेंट आप तैयार करता है। तो ये बहुत बहुत मैं समझता हूं कि क्राइम है, कि ये अनएथिकल चीज होती है कि यदि कंसल्टेंट ठीक है, कंसल्टेंट हेल्प करे, एसओपी में हेल्प कर सकता है, बट खुद मत बनाए। एसओपी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, तो जब हम बात करेंगे तो वो क्लैरिटी होगी। चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि एक स्टूडेंट आता है, अब वो कहता है कि सर हमें कनाडा जाना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, कनाडा में 2 किस्म की स्ट्रीम्स होती हैं, कैटेगरी होती है, एक होती है एसडीएस, एक होती है नॉन एसडीएस। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। एसडीएस का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। एसडीएस की 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि आपके 6 बैंड ईच होने चाहिए, आपने 1 साल की फीस जमा करानी है और जीएसी हो, दैट्स इट। कोई लंबे चौड़े आपको आईटीआर और आपको कोई सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट 3 डॉक्यूमेंट आपने वो लगाने हैं। 1 साल की आपने फीस जमा करानी है आपने, और आपके पास जीएससी अकाउंट है और 6 बैंड ईच है, तो आपकी कैटेगरी बन गई एसडीएस, जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वर्क होती है। तो उसमें आपकी पब्लिक फंडेड कॉलेज होती है, आपको वर्क परमिट मिलता है। अब कई शहरों में क्या होता है, आपको मैं बड़ी खतरनाक बात करने वाला हूं, ये ध्यान सुनिए आप। कई शहरों में क्या होता है कि स्टूडेंट कई बार जीएससी नहीं लगा सकता, फीस पहले नहीं दे सकता, और कंसल्टेंट का इंटरेस्ट होता है कि इससे क्यों ना फीस बाद में, जो फी आफ्टर वीजा का जो फंडा है वो बाद में लेके इसे 2-4-5 लाख रुपया इससे ले लिए जाए। तो वो करता क्या है कि सर आपको जीएससी लगाने की जरूरत नहीं है, फीस भी मत दीजिए, हम आपको वीजा लगने के बाद आपसे 20 लाख रुपए लेंगे। मान लीजिए 14-15 लाख रुपए लगता है, मान लीजिए 5 लाख रुपया उससे अलग लेने की कोशिश करते हैं। क्यों, कैसे? उसकी एसडीएस की फाइल को नॉन एसडीएस में लगाते हैं। इसका मतलब जीएससी की जरूरत नहीं है, नॉन एसडीएस में जीएससी की जरूरत नहीं है, फी भी पे करने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज होगा तो फी बाद में पे कर सकते हैं। तो ये गोरख धंधा चलता है। और 5.5 बैंड है, चलो 6 बैंड में भी उसको एसडीएस को नॉन एसडीएस में कन्वर्ट करके उसको लगाते हैं कि चलो हम 4-5 लाख मिल जाए, उसका बुरी हालत कर देते हैं उस फाइल की। तो कितनी खतरनाक, मतलब एक मैं एग्जांपल दूं तो ये कह सकता हूं कि एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया, बिल्कुल हेल्दी पेशेंट, मतलब पेशेंट तो हेल्दी बंदा, और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा के पहले उसको बीमार किया और फिर मेडिसिन दी। तो कितनी प्रैक्टिस के, कितनी अनएथिकल और अगेंस्ट रहता है। ऐसे ही कुछ कंसल्टेंट लॉबी के मेरे फ्रेंड्स हैं, मत करें, बाकियों का भी नाम खराब होता है। क्योंकि फिर ऐसा जो फेस किया होता है वो हमारे पास आता है कि सर आप तो नहीं ऐसा करेंगे। अब हम करें ना करें वो बात की बात है, पर हमें पहले क्वेश्चन मार्क आता है कि सर आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक बाकियों के भी ऊपर जो गलत असर पड़ता है इस चीज का। चलिए, तो एसडीएस का मतलब 6 बैंड ईच, 1 साल की फीस, और जीआईसी। जीआईसी का मतलब होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जहां पर अपने $10,200 का अकाउंट में अपना पैसा नोवा स्कोशिया में या आईसीआईसी बैंक जो कनाडा में है वहां पर जमा कराना होता है। दैट्स इट। हाँ, इन तीनों में से कोई भी एक चीज या 2 या 3 नहीं हो पाती तो नॉन एसडीएस। अब नॉन एसडीएस का नुकसान क्या है? ना तो आपको वर्क में मिलना है, ना आपको पीआर मिलनी है, तो पंगा पड़ गया वहां पर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। कंसल्टेंट कहता है कि सर हमने आपको बस जी कनाडा लैंड कराना जी, हमसे मत पूछो कि नॉन एसडीएस एसडीएस क्या होता है। मैं नॉन एसडीएस एसडीएस स्ट्रीम को आए हुए तकरीबन 3 साल हो गए और मैं गारंटी से कहता हूं कि कई मेरे कंसल्टेंट लॉबी के ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको एसडीएस और नॉन एसडीएस के बारे में नहीं मालूम, और वो कहते हैं कि एसडीएस नॉन एसडीएस कॉलेज होते हैं। कॉलेज नहीं होता, ये एक स्ट्रीम है, ये कैटेगरी है कि आपके पास 3 कंडीशन लगा दी है, एसडीएस में आगे और तीनों में से एक भी नहीं की
तो वो आप नॉन एसडीएस में आ गए। जब नॉन एसडीएस में हो गए आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आपको पीआर नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कोर्सेज, स्पेशल कोर्सेज कराने के बाद आपको वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दे देते हैं, बट रेयर होता है। वैसे भी इसका 50% या 40% चांस होता है नॉन एसडीएस में फाइल लगने का। तो थोड़ा सा बच के रहिए। देखिए, इतना बोलने का, इतना लाइव होके बात करने का, हमें तो खैर जितना परमात्मा ने नॉलेज दी है वो ठीक है, बट आपके माइंड में वो चीज ट्रांसफर होती है, हमें उस चीज की खुशी होती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मैंने वीडियोस डाली हैं माई वीजा ओवरसीज के यूट्यूब चैनल पे, मुझे ऐसे में बताया कि अमृतसर से मुझे फोन आया कि सर हमने आपकी वीडियो देख के और विजिटर वीजा की वीडियो देख के, उसके फॉर्म नंबर देख के, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख के हमने सर वीजा घर बैठे लिया, हमें किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है किसी कंसल्टेंट के लिए। मुझे ये नहीं है कि वो मेरे पास नहीं आया, मेरा 10,000 रुपये खराब हो गया जी। अरे मैं कहता हूं ऐसे ही, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट तो लाखों करोड़ों का है, इसका तो दिस इज प्राइसलेस कॉम्प्लीमेंट, इसका तो मूल्य कोई नहीं है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको एसडीएस नॉन एसडीएस के बारे में बताया, ऐसे हम अलग अलग कंट्रीज के बारे में बताते रहेंगे, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा इसको समराइज कर रहे हैं कि बजट और कौन सी कंट्री और कौन से कोर्सेज, इसके बारे में 2-4 बात करेंगे। और ऐसे ही हम कट कॉपी पेस्ट सभी कंट्रीज के बारे में बात करेंगे और केस स्टडी लेकर प्रैक्टिकली, तो उससे आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। तो क्या किया हमने कि स्टूडेंट आया, एसडीएस देख लिया कि 6 बैंड ईच है, 1 साल की फीस जमा करा सकता है और जेसी उसकी डिपॉजिट होती है, तो एसडीएस में आ गया। उसके बाद हम उसके कोर्सेज, उसका जो +2 में उसने जो जिस स्ट्रीम में पढ़ा है, +2 की है या ग्रेजुएशन की है, उसके हम कोर्सेज देखते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कंसल्टेंट लॉबी में, जो भी आर्ट्स का स्टूडेंट आया, 3 नाम तो रटे होते हैं हर कंसल्टेंट के माइंड में कि मैंने ये 3 सब्जेक्ट बोलने हैं। एक तो वो बोलेगा होटल मैनेजमेंट, दूसरा बोलेगा कलरी मैनेजमेंट्स, तीसरा बोलेगा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, नहीं बोला तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। ये 4-5 के अलावा भी दुनिया होती है। तो उसमें एस्थेटिक्स की हैं, कॉस्मेटोलॉजी की हैं, हेयर स्टाइल्स के कई कोर्सेज हैं, कई ऐसे कोर्सेज हैं जो वोकेशनल स्टडीज पे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जो कोर्स करे, आपको साथ ही जॉब मिल जाती है, मतलब कॉपअप के जो कोर्सेज हैं, मतलब आपने जो पढ़ते हैं वो साथ में आप काम भी कर सकते हैं। कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये बोली। अब सारी उम्र तो हमने सिर्फ मैनेजमेंट कोर्स नहीं करने ना, कि सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेसमैन में कर लिया, ग्लोबल बिजनेसमैन कर लिया। कोई भी स्टूडेंट आ जाए, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल, ये दे दो जी, 3 नाम जुड़े होते हैं जी, बस 3 वर्ड बोलने हैं जी, तो कंसल्टेंट बन गए। ऐसा नहीं होता। अब एक जैसे एक होता है कंपाउंडर होता है, कंपाउंडर क्या करता है कि डॉक्टर चला गया, पीछे कोई पेशेंट आया, अब उसने लाल पीली नीली दवाई लिखी होती है या बनी होती पूड़ियां, वो दी और बस वही काम करना जी। अब उसको मालूम नहीं होता कि उसका जो बुखार है, उसका कोई दर्द है, जो पेशेंट आया वो किस लेवल का है। हर एक को वही 3 पूड़ियां तो वही 2 पूड़ियां। तो ऐसे कंसल्टेंट अपना भी फ्यूचर खराब करते हैं और जो आने वाला उसका फ्यूचर तो खराब होता ही होता है। तो मैं ये कहना चाहता था कि रेलेवेंसी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। आपके पास आर्ट्स है, आपके पास और कई सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। देखिए, मल्टीमीडिया जो है, जो बहुत ही लेवल पे, मतलब मैं इसको हायर लेवल पे रखता हूं, वो आप ले सकते हैं। और जो मैंने बोले कि कलरी मैनेजमेंट है, जो बेकिंग के कोर्सेज हैं, वो तो खैर है ही। कॉमर्स के आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो अकाउंट्स के अलावा भी कोर्स होते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी कोर्स हैं। ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आपके पास फिनेंस के रिलेटेड कोर्सेज है, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं ही हैं, मार्केटिंग के रिलेटेड, तो ऐसे कई कोर्सेज हैं। नॉन मेडिकल में तो भरमार है। ऑल इंजीनियरिंग, कैन यू इमेजिन कि कितने टाइप्स की इंजीनियरिंग है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर्स है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डाटा साइंस है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, 10,000 से ऊपर तो कोर्सेज है। कैन यू इमेजिन, इतनी स्ट्रीम्स में आते हैं और हम सिर्फ 4-5 कोर्सेज बोलते हैं। यदि कोई मेडिकल में आ गया, हेल्थ ले लो, साइंस ले लो, वो से लगा लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि काइंसियोलॉजी भी कर सकते हैं आप, जेरेंटोलॉजी भी कर सकते हैं आप, बीपीटी के कोर्सेज हैं, बैचलर फिजियोथेरेपी के हैं, एंड ऑप्टिशियन के कोर्सेज आपके पास, डेंटल के हैं, मेडिकल असिस्टेंट के कोर्सेज ले सकते हैं। कोई कमी थोड़ा है, मतलब एक आपको अच्छा कंसल्टेंट मिल जाए तो आपको उस फाइल के मुताबिक बता सकता है कि इतने कोर्सेज होते हैं। ये तो मैंने जो बोल रहा हूँ, खैर ये टाइम की लिमिटेशन है, आई कैनॉट से मोर कोर्सेज। अदरवाइज यदि आप काउंसलिंग में बैठते हो तो
फिर वो माइंड में भी उतने आते रहते हैं। तो कोर्सेज की रेलेवेंसी, अब मैंने जो वीडियो बनाई है, मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है, जो मेरी कनाडा की वीडियोस है, ऑस्ट्रेलिया की, यूके की वीडियोस है, विजिटर वीजा की खास में बताता हूं, उसमें मेरे व्यूज आ रहे हैं 2-2 हजार। और जो रेलेवेंसी की वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि आपने कौन से कोर्स में जो आपने पढ़े हुए हो और वो कौन सा कोर्स लेना है, उसका 100 में भी नहीं उसका व्यूअर्स, कोई पढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, कोई देखते ही नहीं है। अब कोई लुभावने वादे वाली हो कोई वीडियो आ जाए तो वो तो लाखों में उसके व्यूज हो जाते हैं। जो जेन्युइन कोई बात बताने वाली बात हो उसके व्यूज कितने बनते हैं, 100, 150, 200, 300। मतलब असलियत के जो खरीदार है वो बहुत कम रह जाते हैं मार्केट में। खैर हमें फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, हमारा काम है बोलना, बताना, बस बताई जाना। कभी तो आपको समझ आएगी कि हमने अपना पैसा खराब नहीं करना, हमने लाखों की ये जो आप ठगी करते हैं। अब कंसल्टेंट लॉबी की बात करूं तो इन जाना किसके घर में है, अपने घर में जाना। अपना घर मीन्स यदि हम बात करें पूरे विश्व में तो सारे ही हम एक ही परिवार के तो मेंबर हैं। अब मैं खैर धार्मिक और आध्यात्मिक टच तो नहीं देना चाहता इस चीज को, सारे ही एक है, तो फिर हम किसी की पॉकेट में क्यों हाथ डालते हैं? इस पे बात पे ये ज्यादा बात हो जाएगी, इस पे बात नहीं करना चाहूंगा। सो हमें किसी के साथ ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा परिवार का मेंबर है। यदि हमें कोई ठगी मारता है, अब ठगी मारने की बात छोड़ो, आपने पेट्रोल डलवाया, मान लीजिए आपने 200 रुपए दिए पेट्रोल के और उसने 199 का पेट्रोल डाला, आपके सीन खड़े होते हैं कि 1 रुपए कहां गया भाई, 1 रुपए का क्यों नहीं पेट्रोल डाल रहे आप? सब्जी वाला भी सपोज सब्जी का एक पलड़ा जहां पर सब्जी पड़ी है वो थोड़ा सा कम हो जाए तो हम कहते हैं कि थोड़ा आगे रख यार, इसको थोड़ा ज्यादा तोड़, थोड़ा और चीज डाल, है ना। तो हम 1-1, 2-2 रुपए पे उसको हम बात करते हैं और कंसल्टेंट को कहते हैं ठीक है सर वीजा लगाओ, हमने तो बाहर भेजो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। क्यों? जब जो चीज 8-10 हजार 20 हजार में हो सकती है तो लाखों रुपया क्यों? तो ये है मतलब लाइव होने का मकसद, क्या बच जाओ। अब कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे वो बात की बात है, बट हमारा काम है बताना। ये मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो मैंने बात की है इस पे। एक लड़की थी, वो समुद्र के किनारे पे वाइपर लेके मछलियों को, जो किनारे पे मछलियां पड़ी थी उसको वो अंदर जा रही थी समुद्र में। तो मेरे जैसे किसी एक पर्सन ने पूछ लिया कि बेटा क्या कर रहे हो आप, बड़ी छोटी उम्र है और आप ये जो मछलियां हैं ये समुद्र के बीच में डाल रही हो जो किनारे में है, ये तो इतना 20-25 किलोमीटर का किनारा है, किन किन मछलियों को आप अंदर डालोगे समुद्र में? तो उसने कहा कि जितनी मैं मछली डाल सकती उतनी तो डालूं कम से कम। ये नहीं है कि मैं 25 किलोमीटर जो किनारे पे मछलियां बाहर आई हुई हैं कि मैं उनको तो डाल नहीं सकती, तो मैं ये जो 2, 4, 5, 10, 20, 50 है इसको नहीं डालूं, तो ये बात नहीं है। जितनी हमारे हाथ में किसी का भला करने की क्षमता हो, वी शुड डू दैट। हमें ये नहीं देखना कि हमने अब पूरे विश्व की आबादी 750 करोड़ की तो मैं 750 करोड़ को समझाऊंगा, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं अपने घर को नहीं समझा सकता, हम किसी को बाहर की क्या बात करें। हमने तो बात करनी है कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जो खैर मुझको सुनते हैं, अब 30 मिनट कोई सुनता है नहीं सुनता वो बात की बात है, तो जो सुनते कम से कम उनका भला हो जाए। सो स्टूडेंट आता है उसका हम बजट देखते हैं। बजट अप्रोक्सीमेटली 7-8 लाख रुपए फीस होती है। कनाडा में कोई 10-12 लाख के करीब फीस नहीं होती है, ध्यान रखिए। पूरे कनाडा में जो फी एवरेज है वो इतना ही है। 20-20 लाख का बजट कहीं पर भी नहीं है, 16-17 लाख का बजट कहीं पर भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए आप। 6 लाख का आपको जीआईसी है वो लगाना है। कोर्स रेलेवेंसी देख लो। मेडिकल में जो है वो मैंने बताया आपको कि आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, नॉन मेडिकल में आर्ट्स इंजीनियरिंग के ले सकते हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है। तो ये सारा हम स्टूडेंट को करवाने के बाद फिर हम उनको ऑफर लेटर मंगवा के देते हैं, उसकी फी भरते हैं, उसका जीआईसी भरते हैं। यदि माउंटेन जाना चाहता है उसको सीएक्यू कहते हैं, सर्टिफिकेट अप्रूवल फॉर क्यूबिक, वो भर के देते हैं। $116 उसकी फीस है। उसके बाद एम्बेसी की फीस भरते हैं, $150 एम्बेसी की फीस है, 85 बायोमेट्रिक की फीस है। बायोमेट्रिक की फीस आपने कभी दोबारा नहीं भरनी, यदि आपने एक बार भरी हुई है, 10 साल के लिए वैलिड रहती है वो। तो सारा फॉर्म भरा और आपका बायोमेट्रिक हो गया, उसके बाद आपका पीपीआर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई और आप बाहर चाहिए। कंसल्टेंट काम खत्म। उसके बाद कंसल्टेंट चाहता है कि आप पोस्ट ट्रेनिंग सर्विसेज देनी है तो लीजिए।
तो आज जो मैंने बात की है एक कनाडा के बारे में समराइज कर दिया मैंने, तो अगली बार हम इसकी केस स्टडी लेंगे कि हम 5-4 स्टूडेंट्स का आपको जो डाटा है वो डिस्कस कराएंगे कि ये प्रोफाइल कौन सी कंट्री के लिए, कि इस बजट में, इस कोर्स में, इस सब्जेक्ट्स के परसेंटेज में किस कंट्री में ये फाइल एप्लीकेबल है। तो समय जो है वो परमिशन नहीं दे रहा, टाइमिंग्स का ध्यान नहीं रहा, सॉरी। तो नेक्स्ट वीक 9th of April को इवनिंग 5 o'clock हम दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे और एक अच्छे टॉपिक के साथ प्लस केस स्टडी तो करेंगे ही। तब तक के लिए मुझे आप परमिशन दीजिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीजा ओवरसीज का लाइव चैनल। थैंक यू।